आज मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही खूबसूरत लैंडमार्क जजमेंट जो अभी 25 सितंबर 2024 को ही आया है। मैं आपको दो बातें ऐसी भी बताऊंगा जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है और जजमेंट भी दिया है। पहली बात यह है कि किसी मामले में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो आरोपी व्यक्ति होते हैं उससे एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए हाईकोर्ट में जाते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा क्वेश करने के लिए मना कर दिया जाता है और उस हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट में जब यह याचिका चलती रहती है, इसी दौरान ही न्यायालय में चार्जशीट भी पेश कर दी जाती है। तो क्या चार्जशीट पेश करने के बाद जिस एफआईआर को क्वेश करने के लिए याचिका लगाई गई थी, क्या वह चार्जशीट भी पूरी तरह से समाप्त हो सकती है? दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि हस्बैंड का अपने परिवार वालों के साथ बंटवारे को लेकर झगड़ा चलता रहता है और इसी बात को लेकर हस्बैंड के द्वारा एक दीवानी मुकदमा भी कर दिया जाता है। और यह भी देखने को मिलता है कि हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ का इस्तेमाल करके अपने परिवार वालों के खिलाफ 498 का केस भी कर दिया जाता है। तो क्या ऐसी स्थिति में स्पेसिफिक एलिगेशन भी नहीं है और दीवानी मुकदमा भी पेंडिंग चल रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में 498 का केस चलेगा? इन्हीं दोनों बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही खूबसूरत जजमेंट आया है जो अभी 25 सितंबर 2024 को दिया गया है। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि हस्बैंड ने भी अपने परिवार वालों पर दीवानी मुकदमा कर दिया और अपनी पत्नी को कहकर क्रिमिनल मामले दर्ज करवा दिए। तो क्या यह केस चलेगा कि नहीं चलेगा? जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं मनसैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत दलाल बिलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यह मामला क्या था। इस मामले में यह होता है कि वाइफ शादी करके अपने ससुराल जाती है और हस्बैंड जो है वह अपने सौतेली माँ और सौतेले भाई से बंटवारे के लिए झगड़ा करता रहता है और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसका पिता है वह भी उसमें शामिल हो जाता है। जब झगड़ा ज्यादा हो जाता है तो हस्बैंड के द्वारा अपनी सौतेली माँ, सौतेले भाई और अपने पिता के खिलाफ न्यायालय में बंटवारे का एक दीवानी मुकदमा कर दिया जाता है। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हस्बैंड ने अपनी वाइफ का इस्तेमाल किया था, तो इसी प्रकार से इस मामले में भी हस्बैंड में अपनी वाइफ का इस्तेमाल करते हुए अपने पिता, माँ और भाई के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है आईपीसी के सेक्शन 498A, 323, 504 और 506, साथ ही साथ 3/4 डीपी एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो आरोपी व्यक्ति होते हैं वह जाते हैं हाईकोर्ट के पास और हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगाई जाती है 482 सीआरपीसी के तहत और यह कहा जाता है कि हम पर जो आरोप लगाए गए हैं उस एफआईआर को क्वेश किया जाए। लेकिन हाईकोर्ट मामले को देखते हुए यह कहा जाता है कि इसमें प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, इस कारण से आपकी जो पिटीशन वह खारिज की जाती है। अब हाईकोर्ट ने जब पिटीशन को लेने से मना कर दिया, यानी क्वेश करने से मना कर दिया, तो उस आदेश के खिलाफ आरोपी व्यक्ति जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के बाद सारे मामले को देखा जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या टिप्पणी की गई और क्या जजमेंट किया गया, आप ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट में दो न्यायमूर्ति जस्टिस PS नरसिम्हा और पंकज मित्तल, इन दोनों के द्वारा सुनवाई की जा रही थी। क्रिमिनल अपील नंबर 4003/2024 कैलाश भाई महेंद्र भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और अभी 25 सितंबर 2024 को यह जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद और दोनों पक्षों की आर्ग्यूमेंट होने के बाद एक बहुत ही अच्छी बात कही जाती है। यह कहा कि पत्नी ने जो क्रिमिनल कार्रवाई की है वह आरोपियों को केवल परेशान करने के लिए की गई है। इसमें अस्पष्ट आरोप है, कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। आगे यह भी कहा जाता है कि जो अपील करता थे, जो आरोपी थे, जो सुप्रीम कोर्ट गए थे,
जो उन पर आरोप लगाए गए थे वह बिल्कुल ही गलत थे, क्योंकि इस प्रकार के अस्पष्ट आरोपों के आधार पर अपराध की कल्पना नहीं की जा सकती। साथ ही कहा कि सर्वव्यापक बयानों या अस्पष्ट आरोपों के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करना अनुचित होगा और दूसरे पक्ष के साथ अन्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण केस का भी हवाला दिया जाता है, मोहम्मद वाजिद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2023 का यह मामला है। इस केस का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से यह कहा कि हाई कोर्ट को सावधानी पूर्वक इसकी जांच करनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि सुनवाई करते समय हाई कोर्ट के क्या कर्तव्य हैं और 482 सीआरपीसी की सुनवाई करते समय उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और कहा कि आरोप जब स्पष्ट रूप से परेशान करने वाले हों और दुर्भावना पूर्वक हो तो हाई कोर्ट को अच्छे से जांच करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा यह भी देखा जाता है कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसमें पति को आरोपी नहीं बनाया गया है और इस बात को लेकर एक बात और कही गई कि यह एक अनोखी एफआईआर है, इसमें वाइफ ने अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिखवाया है, जो सारे आरोप दहेज को लेकर हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि हस्बैंड वाइफ ने दीवानी और क्रिमिनल मामले आपस में बांट लिए हैं, क्योंकि पति ने तो घर वालों के खिलाफ दीवानी मुकदमे कर दिए और अपनी पत्नी से क्रिमिनल मामले दर्ज करवा दिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति पत्नी ने कार्रवाई को आपस में बांट लिया है। पति तो यह कहता है कि मैं दीवानी मुकदमे करता हूं और तुम क्रिमिनल कार्रवाई कर दो। एक कार्रवाई का दूसरे से कोई भी संदर्भ नहीं है। ना तो पत्नी ने अपनी एफआईआर में पति के द्वारा की गई दीवानी मुकदमे का जिक्र किया और ना ही हस्बैंड ने अपने दीवानी मुकदमे में पत्नी को परेशान करने का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 जजमेंट का भी हवाला दिया जाता है। पहला है जसवंत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2021 का यह मामला है। इसमें यह कहा गया है कि जब एफआईआर में दीवानी पहलू हावी हो तो न्यायालय का कर्तव्य यह है कि वह मामले की अच्छी से जांच करे। दूसरा है उषा चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 2023 का यह जजमेंट है। इसमें यह कहा गया है कि अस्पष्ट और बहुविध आरोपों के कारण आपराधिक कार्रवाई रद्द की जा सकती है। तीसरा है कह कसार कोसर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें भी यही कहा गया है कि सामान्य व अस्पष्ट आरोपों के आधार पर ससुराल वालों पर आपराधिक कार्रवाई करना अन्याय होगा। एक केस और है अचिन गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें यह बताया गया है कि पति पत्नी के बीच छोटी मोटी जो नोकझोंक होती है उसके आधार पर उसे क्रूरल्टी नहीं माना जाएगा। इन सभी केसों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्य आरोपों की विस्तार से जांच की गई, सख्त जांच की गई, झूठे और अपुष्ट होने के कारण मामले को खारिज कर दिया गया। यह मामला आपराधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक अच्छा उदाहरण है और आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई को चलाना न्याय संगत नहीं होगा। और जो आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी और जो चार्जशीट पेश की गई थी उस संपूर्ण कार्रवाई को क्वैश कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। तो आपने देखा कि जो आईपीसी के सेक्शन 498A है इसका किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बदला लेने के लिए नहीं किया जा सकता और अगर ऐसे कोई झूठे मामले आते हैं तो बिना कार्रवाई के ही उन मामलों को समाप्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह बात शेयर करें ताकि उन्हें अपने अधिकारों का पता चल सके। धन्यवाद।